गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए है। पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और आज का हमारा टॉपिक है नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश एक एक करके स्वाधीन होते गए। इन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये देश सही मायने में स्वतंत्र नहीं हुए थे। विश्व अर्थव्यवस्था में एक ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका था जो न्याय, समानता और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। ये नवोदित देश नव उपनिवेशवाद के शिकंजे में फंसते जा रहे थे। 20वीं शताब्दी में 3 ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो समानता, आपसी सहयोग और विश्व समुदाय के आर्थिक संबंधों के पुनर्निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनमें पहली घटना है 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति का होना। साम्यवादी क्रांति या साम्यवादी जो विचारधारा है वो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद पर आधारित शोषण व्यवस्था का घोर विरोध करती है। दूसरी घटना 1945 से 50 के बीच में विश्व में समाजवादी राज्यों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। ये समाजवादी देश उपनिवेशवाद के विरोधी हैं और विश्व व्यापार और आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्धारण चाहते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण घटना है जो 2 ब्लॉक्स विश्व व्यवस्था में बन गए थे, पूंजीवादी और साम्यवादी, इन दोनों के बीच में एक तनाव, शैथिल्य, एक दितांत की स्थिति आती है जो इस बात को प्रतिपादित करती है कि अगर विश्व समुदाय आपसी सहयोग और निर्भरता से कार्य नहीं करेगा तो इस विश्व व्यवस्था को विकास के नए आयामों तक पहुंचाना बहुत कठिन होगा। इन घटनाओं के देखते हुए आर्थिक संबंधों के निर्धारण समानता, लोकतंत्र और न्याय के आदर्शों पर आधारित व्यवस्था की खोज के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही ये नवोदित देशों ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को कमजोर किया और अल्प विकसित देश, या हम यूं कहें जो विकासशील देश हैं, वो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता की भी मांग करने लगे। इसी मांग को हम 1970 के दशक में इसे एक नई अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया, जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा जाता है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, इसका क्या मीनिंग है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो नवोदित विकासशील देश हैं उनके मन में इस बात की उत्कंठा है कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर ना हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश ना समझे। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का आदर करते हुए, हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए और कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार स्वीकार करते हुए होनी चाहिए। यानी इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में इन 3 बातों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील, अविकसित या अल्प विकसित देशों की संप्रभुता का सम्मान करें, उनके कच्चे माल पर उनका एकाधिकार स्वीकार करें और ऐसी आर्थिक व्यवस्था संचालित की जाए जो समानता पर, न्याय पर और आपसी सहयोग पर आधारित हो। इस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के कुछ बुनियादी सिद्धांत पर हम चर्चा करते हैं, जिनमें पहला है खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना। दूसरा, कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का विरोध। ये विकसित देश ऐसे कुछ कह सकते हैं आर्थिक जालसाजी करते हैं जिनके चलते कच्चे माल की कीमत कई बार बहुत ज्यादा गिर जाती है, तो जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरा, विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार। चौथा, विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यकरण। आप देखते हैं किस प्रकार डॉलर के मुकाबले रुपए की
टका की या अन्य जो विकसित विकासशील देश हैं उनकी जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन बहुत तेजी से होता है। विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना, विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीकी जो उत्थान की खाई है उसे कम करना। एक तरफ हम देखते हैं विकसित देश टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, जबकि विकासशील और विकसित देशों में तकनीकी विकास बहुत कम हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो एक अंतर है, खाई है, इसे पाटना बहुत जरूरी है। सातवां बिंदु हमारा है विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना। जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा विकासशील देशों को जो कर्जे मिलते हैं, ऋण मिलते हैं, उन पर जो ब्याज की दरें हैं उन्हें कम किया जाए, उन्हें न्यायोचित बनाया जाए, उनको दीर्घकालीन ऋण के रूप में प्रदान करें ताकि उस ऋणों का बोझ विकासशील देशों के विकास पर ना पड़े। और आठवां बिंदु है बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण, क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये व्यापार करने के लिए खासकर विकासशील अल्प विकसित देशों को अपना निशाना बनाती है, तो वहां पर इनकी गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण बहुत जरूरी है। इन सभी मांगों को विश्व विकासशील देशों के अनुकूल माना जाता है और 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने एक विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए एक घोषणा पत्र, एक कार्यक्रम घोषित किया था जिसका नाम है द डिक्लेरेशन एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो वर्तमान प्रचलित आर्थिक व्यवस्था का नया ढांचा प्रस्तुत करता है। और इसी बिंदु के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये जो विकासशील देशों के द्वारा जो मांग की जाती है उस मांग में हम ये कह सकते हैं कि 3 महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में अब तक उठाए गए हैं। पहला है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र की घोषणा। 1 मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपने छठे विशेष सत्र में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए घोषणा को पारित किया। इस घोषणा में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने घोषित किया कि वे साम्य, प्रभुत्व संपन्नता, आत्मनिर्भरता, सामान्य हितों तथा सभी राज्यों के मध्य सहयोग के आधार पर नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने हेतु कार्य करेंगे। दूसरा, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्यवाही हेतु कार्यक्रम। महासभा ने अपने छठे विशेष सत्र में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्यवाही हेतु कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विस्तार से नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए नीति, कार्यक्रम आदि का वर्णन किया गया। तीसरा, राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का चार्टर। 13 दिसंबर 1974 को महासभा ने अपने 29वें अधिवेशन में एक संकल्प अंगीकार किया जो आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य चार्टर के रूप में जाना जाता है। तो राज्यों के जो अधिकार बताए गए हैं उनमें पहला है, राज्यों के आर्थिक अधिकारों पर चर्चा करते हैं, अपनी आर्थिक प्रणाली को चुनने का अधिकार। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी प्रभुत्व संपन्नता। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होने का अधिकार। चौथा, उत्पादक संगठन से संबद्ध होने का अधिकार। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार। छठा, प्रौद्योगिकी का अंतरण। इसी प्रकार राज्यों के कुछ आर्थिक कर्तव्य इस चार्टर में बताए गए हैं। उनमें पहला है विश्व व्यापार की अभिवृद्धि, विस्तार तथा उदारीकरण का कर्तव्य। दूसरा, निरस्त्रीकरण द्वारा मुक्त किए गए संसाधनों के उपयोग का कर्तव्य। तीसरा, अत्यधिक अनुग्रहित राष्ट्र के साथ व्यापार करने का कर्तव्य। चौथा, मूल्यों को सूचीबद्ध करने का कर्तव्य। पांचवा, विश्वव्यापी वस्तु करार का कर्तव्य। ये कुछ आर्थिक अधिकार और कर्तव्य इस चार्टर में राज्यों के लिए बताए गए हैं। अब नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रयास विश्व स्तर पर हुए हैं उनकी हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। उनमें जो पहला मंच है, पहला जो प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है उत्तर दक्षिण संवाद, नॉर्थ साउथ डायलॉग। उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है,
जबकि दक्षिण में गरीब यानी विकासशील देश आते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के बाद अमेरिका की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए दिसंबर 1975 में पेरिस में एक सम्मेलन का आरंभ हुआ, जो जून 77 तक चला। इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन भी कहते हैं, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में 8 विकसित राष्ट्रों, उत्तर के जो देश थे, और 19 विकासशील राष्ट्रों जो दक्षिण से थे, ने भाग लिया। तेल संकट से विवश होकर विकसित देशों ने विकासशील देशों को कुछ छोटी मोटी रियायतें देने का प्रस्ताव किया, विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं या कच्चे माल के स्थायित्व के लिए सामान्य कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया। बदले में उन्होंने तेल निर्यातक देशों से तेल की आपूर्ति में कुछ रियायतों की मांग की, जिसे तेल उत्पादक देशों ने नामंजूर कर दिया। अतः पेरिस सम्मेलन विफल हो गया। दूसरा, पेरिस सम्मेलन की विफलता के बाद विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा ने अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों के बारे में स्वतंत्र आयोग बनाने का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित गैर सरकारी आयोग ने दिसंबर 1977 में काम करना शुरू किया। यह आयोग ब्रांट आयोग के नाम से लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इसके अध्यक्ष पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट थे। विकसित और विकासशील देशों के बारे में अपनी 2 रिपोर्टों में अस्तित्व और समान संकट के कार्यक्रम के तहत ब्रांट आयोग ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप और परस्पर प्रबल निर्भरता का स्पष्ट चित्र अंकित किया था। आयोग ने जोर देकर यह स्पष्ट किया कि विश्व शांति के लिए विकसित और विकासशील देशों में परस्पर निर्भरता जरूरी है। इसके लिए आयोग ने विश्व के नेताओं की अनौपचारिक बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया। इस बैठक को मैक्सिको के राष्ट्रपति ने अपने यहाँ आयोजित करने का प्रस्ताव किया। इस पहल के परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1981 में 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष कानकुन में एकत्रित हुए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संवाद के मार्ग की अड़चनों को दूर किया जा सके। किंतु विकसित देशों की हठधर्मिता के कारण कानकुन शिखर सम्मेलन भी विफल हो गया। तीसरा जो मंच है वो है G20। G20 की स्थापना 1999 में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थायित्व से संबंधित मुख्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित, महत्वपूर्ण औद्योगिकृत और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने मिलकर की। अपने प्रारंभ से ही G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की वार्षिक बैठकें आयोजित की और विश्व में वित्तीय स्थायित्व संवर्धन के उपायों को प्रोत्साहन देने तथा सतत आर्थिक वृद्धि और विकास प्राप्त करने हेतु चर्चा की। 2008 में वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के समय G20 के नेताओं का एक सम्मेलन हुआ। वैश्विक मुद्दों के सम्मेलन के लिए मंच के रूप में G8 को प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए 2009 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में नामित किया गया था। यह कार्यवाही वैश्विक शासन में सुधार की दिशा में मील का पत्थर माना गया, क्योंकि इस मंच में उभरती और औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाएं हैं, अतः ये अधिक समावेशी है। इसके अलावा समय समय पर G20 के और भी शिखर सम्मेलन बराबर होते रहे हैं, जिनमें 2012 में लॉस काबोस में ये संपन्न हुआ। उसके बाद 2015 में अंतालिया तुर्की में G20 का सम्मेलन हुआ। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार और काले धन की रोकथाम पर भी शिखर सम्मेलन में चर्चाएं हुई। 2016 में चीन में G20 का सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। जब उत्तर दक्षिण संवाद, विली ब्रांट आयोग और G20 भी जब विकसित और विकासशील देशों की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थिति में एक और मंच स्थापित हुआ है जिसका नाम दक्षिण दक्षिण सहयोग है। जैसे जो उत्तर दक्षिण संवाद में जहां उत्तर के विकसित देश शामिल थे, जबकि दक्षिण दक्षिण संवाद में दक्षिण के विकासशील और अल्प विकसित देश शामिल हैं।
विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक संवाद और सहयोग स्थापित न होने पर यह सोचा गया कि दक्षिण दक्षिण सहयोग अर्थात विकासशील देशों में अधिकतम संभव सीमा तक परस्पर आर्थिक सहयोग की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। दक्षिण दक्षिण सहयोग का वास्तविक सूत्रपात 1968 में नई दिल्ली में आयोजित दूसरे अंकटाड सम्मेलन के विकासशील राष्ट्रों में आपसी सहयोग की आवश्यकता और बल देने के साथ हुआ था। इसके बाद निर्गुण शिखर सम्मेलनों में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग की गई। हरारे शिखर सम्मेलन 1986 दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की। 1964 में स्थापित ग्रुप 77 G77 जिसकी संख्या 132 है ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किया। 1995 में यूएनडीपी ने दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए महत्वपूर्ण 23 विकासशील देशों की पहचान कर ली थी। पिछले दशक के दौरान इन देशों ने अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ाया। ओईसीडी के बाहर ब्राजील, भारत और चीन तीन सबसे बड़े दानदाता हैं। क्षेत्रीय विकास में मलेशिया, थाईलैंड और तुर्की जैसे दूसरे देशों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल ही में दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए G15 ने त्वरित प्रयत्न किए। G15 या तीसरी दुनिया के 15 विकासशील देशों के ग्रुप की स्थापना 1989 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के समय की गई थी। G15 देशों का पहला शिखर सम्मेलन जून 1990 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ था। सम्मेलन में दो मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ये थे विकासशील देशों का कर्ज और विकसित और विकासशील देशों के बीच वास्तविक उदारवाद। इसमें विकासशील देशों के साथ साउथ बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया था। कुआलालंपुर में जिन मुद्दों पर ध्यान दिया गया था उनके अतिरिक्त काराकास में आयोजित दूसरे शिखर सम्मेलन 91 की कार्यसूची में विकास की नई दिशाएं, विकासशील देशों के बीच कार्य सहयोग और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद की युग में विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद जैसे मुद्दों को शामिल किया गया था। गुटनिरपेक्ष देशों के जकार्ता शिखर सम्मेलन सितंबर 92 में विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापक बातचीत की आवश्यकता और बल दिया गया। साथ ही विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग के विस्तार की भी जरूरत पर जोर दिया गया। सेनेगल की राजधानी डाकार में आयोजित सम्मेलन में विकासशील देशों के साथ बातचीत के माध्यम खोजने की बात की गई। G15 की मई 2010 की मंत्री स्तरीय बैठक के पश्चात G15 देशों के 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी ईरान द्वारा सन 2010 में की गई थी। वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट, विकासशील देशों पर उनके प्रतिकूल प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, दोहा दौर की वार्ताएं, MDG के मुद्दे शिखर सम्मेलन में चर्चा के केंद्र बिंदु थे। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग की भी कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही। इसका मुख्य कारण यह है कि दक्षिण के विकासशील देशों में एकजुटता का अभाव पाया जाता है। पश्चिमी देशों का कहना है कि विकसित देशों से व्यापार और सहायता की नीतियां उदार बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों एवं वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन की मांग करने से पहले अपनी ही आर्थिक राजनीतिक प्रणालियों में सुधार एवं पुनर्गठन की चेष्टा करनी चाहिए। तो इस प्रकार ये जो विभिन्न मंच बने हैं, चाहे वो उत्तर दक्षिण संवाद हो, दक्षिण दक्षिण संवाद हो, ब्रांड आयोग हो, G20 हो, G15 हो, G77 हो या जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है, सभी इस बात पर, इस आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं कि यदि उत्तर के विकसित देश तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से विकासशील देशों को मदद नहीं करते हैं तो विकासशील देश आपस में ही एक दूसरे को तकनीकी और वित्तीय सहयोग करें ताकि ये इनके बीच जो कम से कम असमानता है, इनके बीच जो विषमता है उसको कम किया जा सके और दक्षिण के देशों का एक अच्छा स्तर बनाने में कामयाब हो सके।